चलिए नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। आज हम लोग एक नए यूट्यूब चैनल का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है द ब्रेन बूस्टर। तो उस पे हम लोग जीएस का, साइंस का और सीसेट में जो आता है उस सभी का हम लोग विधिवत जैसे डिस्क्रिप्शंस होता है और जहाँ से एग्ज़ाम टारगेटेड जो है हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उसी कड़ी में एक आज कड़ी हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जीएस का सिलेबस आप लोग जानते ही होंगे। तो जीएस का सिलेबस जैसे हम लोग जानते होंगे कि इसमें क्या पूछा जाता है। हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। फिर आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। फिर आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। फिर आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है। फिर आपके साइंस से क्वेश्चन आता है। ठीक है। और बाकी जो आपके वजह सीसेट वाला जो आपका पोर्शन है उसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और आपके इसमें जो आपके पैसेज आते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों, तो उसके बारे में हम लोग मतलब ये आपका जीएस का लगभग जीएस और सीसेट साथ में आपका ये सिलेबस है। तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे पूरा, आज हम पूरा सारांश देते हैं कि हिस्ट्री का सारांश कैसे क्या क्या पढ़ना है, और ज्योग्राफी का सारांश भी देते हैं, पॉलिटी का भी देते हैं, इकोनॉमिक्स का। तो जीएस का जो आर्ट्स पोर्शन है उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं कि क्या है इसका, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है ओवरऑल। वैसे तो चैप्टर वाइज पढ़ाई होगा ही, लेकिन ओवरऑल क्या हमको पढ़ने को मिलेगा इस पूरे हिस्ट्री में और पूरे ज्योग्राफी और पूरे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बात करते हैं इतिहास का। बात करते हैं इतिहास का। तो जैसा कि हम लोग जानते होंगे, आप सभी लोग जानते भी होंगे, इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ होता है इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है बीती हुई घटना, या फिर बीती हुई जो इतिहास कहा जाता है कि इति जोड़ हास। इति जोड़ हास। इति का मतलब बीता हुआ और हास का मतलब कहानी या घटना। तो बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इतिहास का ये परिभाषा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ शब्द का अर्थ है। इतिहास का जो जितने इतिहासकार लोगों के द्वारा, जो बड़े बड़े इतिहासकार हो गए, जैसे झांसी माली हो गए, रोमिला थापर हो गए, और भी अख्तर मलिक वगैरह, ये सबके द्वारा जो इतिहास का परिभाषा दिया गया, उसमें से जो निचोड़ हम लोग जानेंगे कि इतिहास एक्चुअली में क्या है। तो इतिहास एक ऐसा विषय है कि बीती हुई घटनाओं का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, बीती हुई घटनाओं का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जिसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उसे ही इतिहास कहा जाता है। ठीक है। तो इतिहास का मेन परिभाषा वो होता है। अब इतिहास का शुरुआत कहाँ से करेगा आदमी? सवाल ये उठता है कि आखिर इतिहास का शुरुआत कहाँ से करेगा। तो इतिहास का शुरुआत तो जैसे अभी हम लोग परिभाषा में पढ़े, तो इतिहास की शुरुआत तो जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और पृथ्वी पर जीव आया, और फिर जीव के बाद क्या आया? मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब मानव जब उत्पत्ति हुआ मानव का, तो मानव अपने ऊपर अपने में क्या है, समाज का डेवलपमेंट किया, समाज का विकास किया। अब जैसे ही समाज का विकास किया तो इसके बाद आपका जो आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास पढ़ने को ये सब मिलता है। तो कहने का मतलब कि इतिहास का शुरुआत हम लोग कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति। तो जैसा कहा जाता है कि ऐसा कोई एक्यूरेट ये डाटा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब बीसी, मतलब 6.6 अरब बीसी, ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो अब पृथ्वी की तो उत्पत्ति हो गई, इस पर फिर जीव की उत्पत्ति है। इसका भी डाटा कोई एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हर इतिहासकार अपने अपने अनुसार उसको वर्बलाइज करते हैं। जीव है, जीवों की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति हुई। तो ये इतिहास की उत्पत्ति की बात कर रहे थे।
अब आते हैं कि इतिहास के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इतिहास के प्रकार कितने होते हैं। तो वैसे अगर कहा जाए तो इतिहास के प्रकार तो कई आधार पर बांटा जाता है, इतिहास के प्रकार कई आधार पर होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम जाने तो इतिहास के एक प्रकार है जिसको कहा जाता है लिखित इतिहास और दूसरा है अलिखित इतिहास। ठीक है, आप लोग जान ही रहे होंगे कि लिखित इतिहास का मतलब जिसका साक्ष्य लिखा हुआ मिला हो, और अलिखित इतिहास का मतलब जिसका लिखा हुआ साक्ष्य कभी मिला ही नहीं हुआ, तो वो अलिखित इतिहास कहलाएगा। प्रकार का एक और टाइप है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा जिसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है आपका जिसको बोला जाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये तीन प्रकार के इतिहास होता है। तो अब यहां से क्वेश्चन हमारा शुरुआत हो जाता है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है कि आखिर प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या आता है। बस इसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल का नहीं है या फिर है। तो प्रागैतिहासिक काल, तो पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर प्रागैतिहासिक काल कहते किसको है। अगर ये मालूम हो जाए कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं तो उसके चाहे जो भी एग्जाम्पल रहा वो हम लोग मार ले जाएंगे। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि ऐसा इतिहास जिसके बारे में लिखने का कोई साक्ष्य ही ना मिला हो, मतलब लिखा ही नहीं गया हो। अगर लिखा गया है ही नहीं तो मतलब पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, लिखा हुआ नहीं मिलता है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो मतलब पढ़ा हुआ भी नहीं होगा। तो ऐसे इतिहास को क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल। अगर इसके एग्जाम्पल, अगर जो इतिहास जानते होंगे थोड़ा मोड़ा भी, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे, तो ऐसे इतिहास हम खोजेंगे तो कहाँ पे मिलता है। तो जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि पाषाण काल, तो पाषाण काल में सिर्फ और पत्थर और वगैरह का उसी से साक्ष्य पर हमारा इतिहास लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिला है, सिर्फ पत्थरों के आधार पर ही बताया गया कि उस समय समाज ऐसा था, उस समय का संस्कृति ऐसी थी, उस समय राजनीतिक व्यवस्था था कि नहीं था, धार्मिक व्यवस्था कैसा था। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें थी। तो मतलब प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो सबसे क्या हो जाएगा, पहला पाषाण काल, पहला क्या हो जाएगा, पाषाण काल। दूसरा ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल में भी जो हमारे इतिहास के किताबों में बांटा गया है कि ताम्रपाषाण काल है ये, तो उसमें भी ऐसा लिखा हुआ कहीं पर साक्ष्य नहीं है, सिर्फ तांबे और पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थरों और तांबों के आधार पर ही इतिहास लिख दिया गया, जिसको हम लोग आजकल पढ़ते हैं, जिसको आजकल हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर इतिहास ताम्र पाषाण काल क्या है। मतलब जिसमें तांबा और पाषाण को, पत्थर को देख करके, उसको समझ करके जो यूज किया जाता है, जो हम लोग पढ़े हैं इतिहास, उसी के बारे में कहा जाता है कि वो क्या है, ताम्र पाषाण काल। मतलब यहाँ भी लिखने का ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं है, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अब इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल के बाद जो हमारे किताबों में लिखा होता है वो आता है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्रम के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता में हम देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखने का साक्ष्य बहुत मिलता है, लिखा हुआ साक्ष्य है, लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ा ही नहीं गया। तो ये प्रागैतिहासिक काल के जो अभी हम लोग परिभाषा समझे, उस परिभाषा पे ये खरे नहीं उतरता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए प्रागैतिहासिक काल के सिंधु घाटी सभ्यता एग्जाम्पल नहीं होगा। तो मतलब प्रागैतिहासिक काल के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। मतलब ऐसे काल जिसमें लिखा ही नहीं गया हो, और जब लिखा ही नहीं गया हो मतलब पढ़ ही नहीं सकता आदमी, ये प्रागैतिहासिक काल। अगला है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले इसका भी परिभाषा समझ लेते हैं कि आखिर आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ऐसे इतिहास को कहा जाता है कि जिसमें लिखा तो गया लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया, सिर्फ अंदाजे से उसको ये समझता है कि हाँ ये जो है ये चीज़ कह रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, धौलावीरा एक जगह है गुजरात में, तो धौलावीरा में जो जगह है उसके जैसे ही धौलावीरा में आप इंटर करने का प्रयास करेंगे तो वहाँ के बोर्ड बाहर ही जो है मेन गेट पे ही लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है भगवान जाने, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि हाँ ये लिखा हो सकता है कि आपका इस शहर में स्वागत है, कुछ ये भी कहते हैं कि आप कुत्तों से सावधान रहो।
ये भी हो सकता है लिखा हो सकता है कि आप इस शहर में मत आइए, इस शहर में कुछ जो है घटनाएं घटी हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आदमी अंदाजा के आधार पर ही कहा कि धौलावीरा के जो मेन गेट पे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ऐसा इतिहास जिसमें लिखा तो गया लेकिन आज तक कोई उसको पढ़ नहीं पाया। तो हम इसको कह सकते हैं कि लिखा हुआ तो मिला लेकिन पढ़ने आज तक उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया। तो ऐसे इतिहास हमारे इतिहास में कौन से यादें आएंगे? जैसे कि अब अभी हम लोग देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता पूरे सभ्यता में पूरे जितने स्थान मिले हैं उन सब डिटेल तो बाकी हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल का क्यों है। इसलिए है क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में अभी हम लोग पढ़े कि लिखा हुआ तो है लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा ही है कि आज तक लिखा हुआ है लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया। मतलब इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि आज ये मेरा पहला क्लास है, तो हो सकता है कि कुछ कहीं त्रुटि वगैरह हो जाता हो क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डिजिटल रूप में ऐसा नॉलेज है नहीं, तो थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसका एग्जाम्पल हो गया? आद्य ऐतिहासिक काल का। अब आते हैं कि ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि लिखा हुआ भी मिला और उसको आदमी क्या हो? पढ़ भी पाया। मतलब पढ़ा भी और उसको लिखा हुआ जो था उसको आदमी पढ़ भी पाया। तो ऐसे इतिहास जब हम देखेंगे अपने किताबों में या फिर जो इतिहासकारों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया है उसमें देखेंगे तो इसके शुरुआत वैदिक काल से ही शुरू हो जाती है। यानी कि ऐतिहासिक काल का तो एग्जाम्पल का भरमार है। आप शुरू कर लो कहाँ से? वैदिक सभ्यता से। यानी कि वैदिक सभ्यता से अगर देखें, देखिए इतिहास का मतलब ये नहीं होता कि आप अशोक पढ़ लो, अकबर पढ़ लो, हो गया। इतिहास का मतलब ये होता है कि आपको कम से कम क्रम पता हो, कम से कम क्रम पता हो कि आखिर इसके बाद कौन सा इतिहास में हम लोग को पढ़ना था, हमारी किताबों में किसकी चर्चा है। और अगर किताबों में ऐसी चर्चा है तो जाहिर सी बात है कि इतिहासकारों के द्वारा जो लिखा गया है वो क्रम के आधार पर, अवधि के आधार पर ही लिखा गया होगा। तो इसलिए अगर आप पूरा इतिहास का कम से कम एक सारांश जानेंगे तो आपको इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको याद भी नहीं है, तो आप उसको को रिलेट करा करके आप उसके आंसर को मार सकते हैं। तो वैदिक से लेकर क्या है अब तक, वैदिक से अब तक जो भी इतिहास है वो सब क्या कहलाएगा? वैदिक से लेके अब तक। वैदिक से अब तक, ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? ऐतिहासिक काल का। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल तक का इतिहास जो है, ऐतिहासिक काल का जो इतिहास होगा वो कहाँ से शुरुआत होगा? वैदिक काल से लेकर के अब तक जो भी आपके इतिहास बन जाएगा। अभी हम लोग पढ़े कि इतिहास किसे कहते हैं, आप लोग को पता ही है, जो अभी मैं बताया। इतिहास का मतलब ये होता है कि बीती हुई घटनाओं का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। तो ये ऐतिहासिक काल में आपका वैदिक से लेकर अब तक की जो आपकी इतिहास है ये आपके किस में आएगा? ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो ये हमारा रहा इतिहास का कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे। वैदिक से का अब तक का मतलब जैसे हम लोग गिना भी देते हैं कि वैदिक काल जैसे ही समाप्त होता है, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, एक वैदिक काल होता है, एक वैदिक उत्तर काल होता है। अब वैदिक काल में भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक वैदिक काल का मतलब होता है कि जो जिसको पूर्व वैदिक कहा जाता है, एक कहा जाता है कि उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक का मतलब जिसमें आप लोग पढ़ते होंगे कि ऋग्वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का मतलब कि जो आपके ऋग्वैदिक काल के बाद है, जिसमें कि सामवेद, अथर्ववेद और बाकी जो आपके यजुर्वेद की कहानियाँ उसमें परोसी गई हैं, उसकी जानकारियाँ उसमें परोसी गई हैं। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे कि इसके बाद मतलब कि उत्तर वैदिक काल के बाद भी जो आपका वैदिकोत्तर काल जिसको कहा जाता है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे कि पुराणों की रचना की गई, आरण्य की रचना की गई, ब्राह्मण की रचना की गई, और जो उपनिषद हैं उनकी रचनाएं की गई, और जो बाकी धर्म सूत्र हैं इन सब की रचनाएं की गई। तो वो आपके वैदिक काल के है ही नहीं, एक्चुअली में वो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के बाद का ये चीज़ें हैं
जिसको कहा जाता है वैदिकोत्तर काल, यानी वैदिक काल के, टोटल वैदिक काल के बाद का, तो वो आया। अब जैसे ये आपका वैदिक काल का मतलब ही आप समझते हैं कि जिसमें समाज का डेवलपमेंट हो गया था, यानी कि वैदिक काल में समाज का डेवलपमेंट हो गया था। समाज का डेवलपमेंट हो गया था मतलब यहाँ से कबीलों की शुरुआत होती है, कबीलों की शुरुआत होती है, और बाद में ये कबीले जो है ना मिल मिल के क्या बन गए, जन बन गए, और बहुत सारे जन लोग मिल करके क्या बन गए, जनपद बन गए, और जनपद लोग मिल करके क्या बन गए, महाजनपद। तो आप लोगों को पता ही होगा कि महाजनपद कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पता होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है। महाजनपदों की संख्या कितने हैं, 16 महाजनपद हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिए कि 16 महाजनपदों में से मुख्य रूप से जो वर्चस्व में रहे वो 4 महाजनपद, जैसे कि मगध, अवंती, वत्स और आपके वैशाली, यही 4 लोग बचे थे। लेकिन अंततः जो साम्राज्य का उद्भव कर पाया वो कौन था, आपका मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में आप लोगों को पता ही होगा कि इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, बृहद्रथ वंश से। इसका तो खैर अनैतिहासिक कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, बृहद्रथ के वंश से। फिर हर्यक वंश आता है, फिर हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश आएगा, शिशुनाग वंश के बाद फिर आपको नंद वंश आएगा, नंद वंश के जो है समाप्त करके कौन सा वंश बनता है, मौर्य वंश बनता है। मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद फिर आपका पता ही है, मौर्योत्तर काल के बाद पूरा का पूरा ये जब से ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। इसके बाद आपका मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास वगैरह चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रकार रहा जिसको प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और दूसरा अभी हम पढ़ेंगे लिखित और अलिखित। लेकिन इतिहास का एक और जो है हमारे किताबों में चर्चा है, या फिर हमारे आसपास जितने पढ़े लिखे हैं इतिहास के जानकार हैं, इसको लोग जो है 3 भाग में बांटते हैं कि एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है जिसको कहा जाता है आधुनिक इतिहास। तो आप याद रखिएगा, ये कोई इतिहास का प्रकार नहीं है, ये सिर्फ इतिहासकारों के अपने पढ़ने के सुविधा के चलते इतिहास को 3 भागों में बांटे, जिसको कहा जाता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आखिर इसको बांटा गया इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है, पढ़ने की दृष्टि से बांटे इसको, लेकिन इसके बांटने के पीछे कुछ ना कुछ तो वजह रहा ही होगा। तो इन लोगों ने आखिर प्राचीन काल कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोग अभी पढ़े इतिहास की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, जैसे ही पृथ्वी की शुरुआत हो जाती है। यानी कि पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर, हम ये कहें कि मानव की उत्पत्ति से लेकर के जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, और आपको पता ही होगा हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है, लगभग 647, ठीक है, 647 के आसपास ये इनकी मृत्यु होती है। तो हर्षवर्धन के मृत्यु तक के इतिहास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राचीन इतिहास। और हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद और औरंगजेब की मृत्यु जब होती है, औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वहां तक, औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वहां तक के इतिहास को क्या कहा जाता है, मध्यकालीन इतिहास। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब तक जो आपका कहा जाता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब तक की जो आपकी इतिहास है वो क्या कहा जाता है, आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इतिहास का ये प्रकार भी रहा। इतिहास की विशेषताएं हैं, देखिए थोड़ा सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है कभी कभी मेंस वगैरह में लिखने के लिए कि इतिहास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो वो फिलहाल आप लोग इसको यहीं पर रहने दीजिए। बाकी चीज़ें जो हैं अब शुरुआत करेंगे कि इतिहास की चैप्टर्स वाइज जो है हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।